सो ब्रोंकाइल अस्थमा क्या होता है? ब्रोंकाइल अस्थमा के अंदर जो हमारे ट्रैक्योब्रोंकियल स्मूथ मसल्स होते हैं, ट्रैक्योब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, उनकी जो है हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो जाती है। ठीक है, जो हमारे ट्रैक्योब्रोंकियल स्मूथ मसल उनकी हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो जाती है हमारे वैराइटीज़ ऑफ स्टिमुलीज के लिए, जिसकी वजह से क्या सिम्टम्स आते हैं कि आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी, या फिर कफिंग, या फिर वेजिंग साउंड, सीटियाँ जैसी आपकी जो है आने लगेंगी लंग से। ठीक है, तो वेजिंग साउंड आएगी। तो इस तरह के सिम्टम्स जो है देखने को मिलते हैं ब्रोंकाइल अस्थमा के अंदर। सो आज इसकी क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे यहाँ पर। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा संसार में। ब्रोंकाइल अस्थमा की जितनी भी ड्रग्स हैं वो किस कैटेगरी के अंदर आती हैं, कौन कौन सी ड्रग्स हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले इसके अंदर आते हैं ब्रोंको डायलेटर्स। तो हमारे पास हम ब्रोंको अस्थमा की बात करते हैं, इसमें कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, नैरो हो जाती है, हमारी जो एयर ट्यूब्स होती है वो नैरो हो जाती है। तो उनको ठीक करने के लिए हम ब्रोंको डायलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आता है बीटा 2 सिम्पैथोमिमेटिक्स। उसके बाद मिथाइलजेंथिन भी जो है ब्रोंको डायलेटर्स हैं। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का इस्तेमाल करेंगे, वो भी जो है ब्रोंको डायलेशन करती हैं। सो बीटा 2 सिम्पेटोमिमेटिक्स, बीटा 2 रिसेप्टर्स जो कहाँ होते हैं? ब्लड वेसल्स पे, हमारे स्मूथ मसल्स पे, हमारी लंग्स पे। तो बीटा 2 रिसेप्टर्स लंग्स के ऊपर है। सिम्पेटोमिमेटिक्स इस्तेमाल करते हैं इसमें सबसे पहले साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन, बैम्ब्यूट्रोल, सालमेट्रोल और फोमेट्रोल, एफिड्रिन। ये 6 ड्रग्स जो है वो बीटा 2 सिम्पेटोमिमेटिक्स की ड्रग्स हैं। यहाँ पर जो सालब्यूटामोल है और टर्ब्यूटालिन है वो हाईली सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हाईली सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट कौन कौन से हैं? तो सालब्यूटामोल और टर्ब्यूटालिन है। ठीक है, नाउ जो सालब्यूटामोल अगर इसको इनहेलेशन फॉर्म में देते हैं तो ये जो सालब्यूटामोल प्रोड्यूस करता है ब्रोंको डायलेशन विद इन 5 मिनट। और कितनी देर के लिए एक्शन लास्ट रहता है इसका? 2 to 4 आवर के लिए। ठीक है, तो जितने भी आपके अस्थमेटिक अटैक्स होते हैं, ठीक है, उनको अबॉर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रोंकोडायलेटर है मिथाइलजेंथिन है, जिसके अंदर है हमारे पास थियोफाइलिन। आपको अगर याद करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है इसको कि बीटा 2 सिम्पेटोमिमेटिक्स को कैसे याद रखें, तो जितने भी बीटा 2 सिम्पेटोमिमेटिक्स है वो ऑल बीटा 2 सिम्पेटोमेटिक। आपने यहाँ ऑल से ही क्लासिफिकेशन को याद रखना है इसको, कि ऑल बीटा 2 सिम्पेटोमिमेटिक्स मतलब ऑल आएगा सबके लास्ट में। जैसे सालब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन, बैम्ब्यूट्रोल, टर्ब्यूटालिन के अंदर नहीं है पर सालब्यूटामोल टर्ब्यूटालिन दोनों एक साथ ही याद रह सकते हैं आपको। बैम्ब्यूट्रोल, सालमेट्रोल, फॉर्मेट्रोल और एफिड्रिन। नेक्स्ट है मिथाइलजेंथिन के अंदर हमारे पास है थियोफाइलिन, एमिनोफाइलिन, कोलिन, थियोफाइलिन, हाइड्रोक्सी इथाइल थियोफाइलिन, इथेनोलेट ऑफ पिपराजिन एंड डॉक्सीफाइलिन। जितने भी हमारे पास मिथाइलजेंथिन है उसमें इन होगा। ठीक है, लास्ट में इन होगा। हमारे जो थियोफाइलिन है और इसके जितने भी कंपाउंड्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं अस्थमा के अंदर। ठीक है, लेकिन इसको फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं रखा गया है। मिथाइलजेंथिन को जो है वो फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं रखा गया है। ठीक है, फर्स्ट लाइन ड्रग में सालब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन यही आएंगे, लेकिन जो मिथाइलजेंथिन है इसको नहीं रखा गया। इसको रखा गया है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारे पास थियोफाइलिन है ये वन ऑफ द 3 नेचुरली अकरिंग मिथाइलेटेड जेंथिन अल्कलॉइड है। इसमें जो कौन कौन से हैं 3, वो कैफिन है, थियोफाइलिन है और थियोब्रोमिन है। ठीक है, इनका जो केमिकल रिलेशन किस तरह से मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारे पास थियोफाइलिन है, थियोफाइलिन होता है 1,3 डाइमिथाइलजेंथिन। थियोब्रोमिन इज 3,7 डाइमिथाइलजेंथिन एंड कैफिन इज 1,3,7 ट्राइमिथाइलजेंथिन। ये इनका केमिकल रिलेशन है आपस में। ठीक है, तो मिथाइलजेंथिन क्या है? ब्रोंकोडायलेटर तो है लेकिन फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं है ये। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं रखी गई है
इसको रखा गया है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के लिए। इसकी ड्रग्स आपको याद हो जाएंगी, मेथाइलजैंथीन्स है, सब में इन 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 आएगा, ठीक है, लास्ट में। इसकी सबसे एक फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी ये है कि ये ऑरली ऑब्जर्व हो जाता है, इजीली ऑरली ऑब्जर्व भी हो जाता है, लेकिन ये जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सभी टिश्यू के अंदर, इसलिए प्लेसेंटा को क्रॉस कर देता है, प्लेसेंटा को क्लोज कर देता है। मिल्क में भी एक्सक्रीट आउट हो जाता है, सिक्रेटेड हो जाता है मिल्क में, तो ये जो है नहीं कॉन्ट्राइंडिकेटेड किया जाएगा प्रेगनेंसी के टाइम पे। नेक्स्ट इज एंटीकोलिनर्जिक्स। तो एंटीकोलिनर्जिक इसकी तीसरी क्लास है जो कि ब्रोंकोडायलेटर्स है। एंटीकोलिनर्जिक भी ब्रोंकोडायलेशन करके काम करेंगे। तो जो हमारे एंटीकोलिनर्जिक जैसे कि एट्रोपिनिक ड्रग्स हो गए, एंटीकोलिनर्जिक में जितने भी हमारे पास एट्रोपिनिक ड्रग्स हो गई, ये ब्रोंकोडायलेशन करती हैं। कैसे? बाय ब्लॉकिंग कोलिनर्जिक कॉन्स्ट्रिक्टर टोन। जो हमारे कोलिनर्जिक कॉन्स्ट्रिक्टर टोन है उसको ब्लॉक करेंगी और ये हमारे पास डायलेशन कर देंगी ब्रोंकाइज की। तो इसमें दो हैं, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और ट्राइट्रोपियम ब्रोमाइड, दो ड्रग्स हैं। ये भी हमारे पास जो है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जिन पेशेंट को अस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस होगा उनके लिए इस्तेमाल किया जाएगा ये, ठीक है। तो ये जितने भी हमारे पास क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ हैं या फिर साइकोजेनिक अस्थमा होगा उसमें ये बेटर रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। मतलब ये जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं वो बेटर रिस्पॉन्ड करेंगे। जो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है और ट्राइट्रोपियम ब्रोमाइड, ये दोनों जो हैं ये ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, लेकिन मतलब ब्रोंकोडायलेटर चॉइस है ड्रग की, ये आपके COPD में इनहेलेशनल तौर पे इनको जो है इनहेलेशनल ड्रग्स बोलेंगे। इनहेलेशनल बेस्ट इनहेलेशनल्स हैं, ये बेस्ट इनहेलेशनल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं जो कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में दी जाएंगी। अगर किसी को COPD है और उसको इनहेलेशनल बेस्ट देना है तो एंटीकोलिनर्जिक में इप्राट्रोपियम और ट्राइट्रोपियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो है इनकी दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि एंटीकोलिनर्जिक जो है इनको दिया जाता है आपके बीटा टू सिम्पेटोमिमेटिक्स ड्रग के साथ, जैसे कि बीटा टू सिम्पेटोमिमेटिक ड्रग्स सालब्यूटामोल, ठीक है। तो सालब्यूटामोल प्लस इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपने देखा होगा, सुना होगा, डिओलिन करके आता है, डिओलिन इनहेलर्स आते हैं, ठीक है, डिओलिन रोटा कैप्स आते हैं, डिओलिन रेस्प्यूल्स आते हैं, तो उसमें जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है ये बीटा टू सिम्पेटोमिमेटिक के साथ कम्बिनेशन में दिया जाता है COPD में, ठीक है, इनहेलेशन के लिए। नेक्स्ट इज ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट। ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट के अंदर दो ड्रग्स हैं, मोंटेलुकास्ट और जाफिलुकास्ट। ये जो है इंडिकेटेड की गई हैं प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी के लिए, प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी के लिए, ठीक है, किसके? माइल्ड और मॉडरेट अस्थमा में, ठीक है। ये जो है अल्टरनेटिव भी होते हैं इनहेल्ड ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। अगर इनहेल्ड ग्लूकोकोर्टिकोइड्स नहीं तो उसके जगह पे दे सकते हैं मोंटेलुकास्ट और जाफिलुकास्ट को, पर प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी में। नेक्स्ट इज मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स के अंदर आते हैं हमारे पास कीटोटिफिन और सोडियम क्रोमोगाइलेट। नेक्स्ट इज कोर्टिकोस्टेरॉइड। कोर्टिकोस्टेरॉइड में है सिस्टमिक और इनहेलेशनल। सिस्टमिक में हाइड्रोकोर्टिसोन्स और प्रिनिसोलोन्स, ये सिस्टमिक है। इनहेलेशनल में बैक्लोमेथासोन, डाइप्रोपियोनेट, बुडिसोनाइट, फ्लूटिकासोन प्रोपियोनेट एंड फ्लूनिसोलाइड एंड साइक्लोसिनोलाइड। नेक्स्ट है anti-IgE एंटीबॉडीज। IgE एंटीबॉडीज के अंदर आता है ओमेलिजुबेब, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है, क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी एंटीबॉडी है जो कि कौन सा ऐसी ड्रग है जो कि ह्यूमनराइज्ड है। ह्यूमनराइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है हमारी ओमेलिजुमाब, ये है ह्यूमनराइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो कि काम करती है अगेंस्ट काम करती है, IgE के अगेंस्ट काम करती है। ये कैसे काम करती है? सबसे पहले तो जो ओमेलिजुमैब है वो उसको सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं, IV भी दे सकते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, जितने भी फ्री IgE घूमे होते हैं सर्कुलेशन के अंदर, फ्री IgE उनको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। इनको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है सर्कुलेशन के अंदर बाय कैसे कि उनको मतलब विदाउट एक्टिवेटिंग मास्ट सेल्स या फिर जितने भी अदर इन्फ्लामेटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं सर्कुलेशन के अंदर उनको एक्टिवेट किए बिना जो है ये न्यूट्रलाइज करता है IG को सर्कुलेशन के अंदर। तो ये थी क्लासिफिकेशन हमारे ब्रोंकाइल अस्थमा पे।
थैंक यू सो मच गाइस, कीप लर्निंग कीप शाइनिंग।